हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने धातु पढ़ी, धातु के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। अब हमारा धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं? इसमें हमारी केमिकल रिएक्शन चलेंगी सारी की सारी। तो आप ध्यान से देखना, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। इसमें लिखेंगे हम धातु का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी और धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन यानी वायु में। तो हमारा जो बनेगा धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड बनेगा। तो चलिए लेते हैं। जैसे हमने ले ली धातु ऑक्सीजन में, अगर हम क्रियाशील धातु ले लें। क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं हमारे? लिथियम ले लें, पोटेशियम ले लें, Na ले लें, या कैल्शियम ले लें। तो इनसे जैसे ही धातु वायु के संपर्क में आती हैं तो फौरन एकदम से क्या हो जाती है? जल जाती हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण कर देती हैं। तो K प्लस O2 इक्वल टू K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह Na प्लस O2 इक्वल टू Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा सोडियम है, ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड। यानी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कम क्रियाशील धातु ले लें तो हमें क्या करना पड़ेगा? आग देनी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, तब हम क्या होगा? ये जलेंगे। तो अब हम कम क्रियाशील धातु लेंगे। कम क्रियाशील धातु जैसे Mg, Fe। इसमें क्या होता है? इसमें आग लगानी पड़ती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। अगर इनको हम जलाएंगे तो ये तब जलेंगे। जैसे हमारा मैग्नीशियम है Mg, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में
दहन करेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे दहन, यानी आग लगावेंगे तब ये हमारा क्या है, चेंज होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा बैलेंस हो गई। इसी तरह Fe जो है, Fe लोहा जो है, लोहा वायु ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्रिया नहीं करता। लोहा क्या करता है, लोहे की जो छीलन होती है, क्या लिखेंगे, लोहे की छीलन, लोहे की छीलन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ये भी जल कर क्या बनाएगी, Fe2O3 बनावेगी, यानी आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाएगा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, तो नोट डाउन करके लिखेंगे, नोट करेंगे, नोट, धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सॉरी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं जो लाल लिटमस को पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तथा जो नीला लिटमस पेपर होगा, नीला लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, नहीं, नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं करेंगे, नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ये लिख लेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है। और यहीं पे ही अगर मैं एक तुम्हें छोटा सा बता दूं, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, इसको भी लिख लेंगे। अधातु ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये अम्लीय प्रकृति के होंगे तो ये हमारा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए नेक्स्ट नंबर शुरू करते हैं। अब धातु की जल से क्रिया। नंबर 2 लिखेंगे, धातु की जल से क्रिया। वही चीज़ धातु की जल में होती है। धातुएं जो हैं वो जल से, सारी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती। जो अधिक क्या कह रहा है आपका, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो ठंडे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा जल बना लेंगी, और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो गर्म भाप से धातु ऑक्साइड और तथा जल का निर्माण करेंगी। तो लिखेंगे अधिक
क्रियाशील धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, एक तो हम धातु लेंगे जो अधिक क्रियाशील होगी, धातु जो क्या करेगी, ठंडे जल से क्रिया करेगी, तो हमारा धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अधिक क्रियाशील धातुएं हमारी कौन कौन सी हैं, आपको बताया, अभी बताई थी। धातु जैसे हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि, ये हमारी अधिक क्रियाशील धातु हैं जो ठंडे जल से भी क्रिया कर सकती हैं। तो लिखेंगे इसमें हम, जो हमारा Na है, अगर उसको जल में, ठंडे जल में डाल दिया जाए, H2O ठंडा जल, तो उससे अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, NaOH प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 और 2, ये हमारी बैलेंस हो गई। तो हमारा जो Na है उसको क्या कहते हैं, सोडियम, ये हमारा जल, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। इसमें 2 बात नोट डाउन करके लिखेंगे। इसी तरह हम Li के भी रिएक्शन करा सकते हैं, LiH2O LiOH प्लस H2, K की भी रिएक्शन करा सकते हैं, K प्लस H2O KOH प्लस H2 गैस, Ca की भी करा सकते हैं, Ca प्लस 2H2O COH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएंगी। तो अब इसमें नोट डाउन करके लिखेंगे पॉइंट। जो हमारी सोडियम तथा पोटेशियम है, सोडियम तथा पोटेशियम यानी कि अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जो वायु के संपर्क में आने पर तुरंत रिएक्शन प्रतिक्रिया करती हैं, तुरंत क्रिया करती हैं। इसलिए सोडियम व पोटेशियम धातु को, सोडियम व पोटेशियम धातु को केरोसिन
मिट्टी के तेल कहते हैं इसको, में डुबोकर रखा जाता है, डुबोकर रखा जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो उसका कारण क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर या जल के संपर्क में आने पर भी तुरंत क्रिया करते हैं और विस्फोटक होती हैं, ये एकदम से आग पकड़ लेती हैं। तो सोडियम पोटेशियम धातु को इसलिए हम क्या में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, जो हमारी लिथियम धातु होती है वो सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु होती है। यह किसी भी द्रव में ऊपर ऐसे ही तैरती रहती है, द्रव में तैरती रहती है, जिस कारण इस पर मोम को लपेट कर रखा जाता है, मोम को लपेट कर रखा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नंबर 3 शुरू करते हैं। अब इसका हम धातु की हाइड्रोजन से क्रिया, क्या शुरू करते हैं, धातु की हाइड्रोजन से क्रिया। धातु की हाइड्रोजन से क्रिया। धातु के हाइड्रोजन से क्रिया में क्या होगा, हमारा अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन से क्रिया करती ही नहीं। तो जब अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती तो कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो जो हमारी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, जिसमें हमारी 3 धातुएं आती हैं। लिखेंगे अधिकांश धातुएं अधिकांश धातु हाइड्रोजन गैस से क्रिया नहीं करती हैं। सिर्फ अधिक क्रियाशील धातु जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ही हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके धातु हाइड्राइड का निर्माण करती है। धातु हाइड्राइड का निर्माण करती है।
लिखेंगे इसमें हम जो हमारा धातु है जैसे सोडियम, उसके अगर हम हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा NaH। दो धातु लगाओ यहाँ से, हाइड्रोजन दो हैं तो दो ही है बन जाएंगे हमारे। ये हमारा सोडियम है धातु, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये हमारा सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से हम यहाँ पर Li रख सकते हैं, LiH2, LiH बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। इसी तरह Na रख सकते हैं, पोटेशियम K रख सकते हैं, KH2, KH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा। यानी ये तीन धातु के अलावा और कोई धातु हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु की अम्लों से क्रिया, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका और सबसे बड़ा पार्ट है। तो चलिए, धातु की अम्लों से क्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट भाग। धातु की अम्लों से क्रिया। जब धातु अम्लों से क्रिया करती है तो लिखेंगे धातु, अधिकांश सभी धातु अम्लों से क्रिया कर लेती हैं, लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है हमारी उसको पढ़ेंगे हम। उसमें जो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातु हैं वो सब की सब अम्लों से क्रिया करके उनके लवणों को विस्थापित कर सकती हैं। तो धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देती हैं। ये वाला हमने जब अम्ल तथा अक्षार पढ़े थे, अम्ल तथा क्षार, अम्ल के रासायनिक गुण में भी पढ़ा था, तब हमने अम्लों के वो धातुओं से क्रिया पढ़ी थी, अम्लों की धातु से क्रिया। जब अम्ल हो या धातु हो, आपस में इन दोनों की क्रिया होगी धातुएं अम्लों से क्रिया करके, धातुएं जो हैं अम्लों से क्रिया करेंगी तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो लिखेंगे हम, सबसे पहले हम HCl से क्रिया कराएंगे, HCl से क्रिया धातु की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। तो हमारा सबसे पहला जो है Na ले लो, Na की क्रिया कराई हमने HCl से, तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ दो लग जाएंगे, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। तो जो हमारा सोडियम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम इसी तरीके से Mg मैग्नीशियम से करा सकते हैं प्लस HCl। इसकी जब रिएक्शन होगी इसमें हमारा MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, इसमें हमारे दो यहाँ पे लगेगा और ये बैलेंस हो गई। इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हमारा H2 यानी हाइड्रोजन गैस, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, अम्लों की ही धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो हमारे क्या बनेंगे, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, इससे क्रिया करानी है तो इससे क्रिया होगी हमारी, जैसा Na की हम अभी क्रिया करा रहे इससे H2SO4 से, तो हमारा क्या बनेगा
यहाँ पर Na2SO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये Na सोडियम कितने लगे, 2 लगे तो 2 लगा देंगे यहाँ सोडियम। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, दो नाम है इसके, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सोडियम सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी अभिक्रिया Mg से भी करा सकते हैं, मैग्नीशियम से प्लस H2SO4, तो हमारा बनेगा MgSO4 प्लस H2 गैस। इसमें हमारा Mg 1 लगा, यहाँ Na 2 लगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि Na के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो Na 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1 प्लस बनावेगा। Na के ऊपर हमेशा कितने प्लस होंगे, 1 प्लस होगा, जबकि Mg के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनावेगा, 2 प्लस बनावेगा, Mg प्लस प्लस, तो SO4 के ऊपर 2 माइनस होंगे, इसलिए Mg 1 लगा और ये 2 लगे, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसी तरीके से हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 से भी क्रिया करा सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल जैसा हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, इससे क्रिया करानी है हमें, जैसे सोडियम की क्रिया करानी है HNO3, तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। यह हमें मैग्नीशियम की क्रिया करानी है नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, तो हमारा क्या बनेगा, इन दोनों के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैंने आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बता दी और सल्फ्यूरिक अम्ल की बता दी, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके आपको मुझे दिखानी है। तो चलिए अब ये हमारा लास्ट रह गया क्लोरीन से क्रिया। धातु की क्लोरीन से क्रिया लिखेंगे। धातु जब क्लोरीन से क्रिया करेगी तो हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा, मार्कर में इंक खत्म होगी। धातु की जब क्लोरीन से क्रिया होगी तो धातु क्लोराइड बनेगा, धातु क्लोराइड, यानी लिख देंगे हम यहाँ पर, धातु की क्लोरीन से क्रिया कराने पर धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये हमारा धातु क्लोराइड जो होता है वो ठोस होते हैं। तो जैसे हमारा धातु क्या Na, क्लोरीन क्या Cl2 गैस, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा NaCl बनेगा और 2 बनेंगे, 2 ही Na लग जाएंगे। इसी तरीके से Mg की रिएक्शन होगी इसके साथ। इसी तरीके से पोटेशियम K की रिएक्शन होगी Cl2 के साथ। इन दोनों की रिएक्शन आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखानी है। ये आपके धातु के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।